स्क्रीन विजिबल है क्या? एक बार प्लीज कोई कंफर्म करेगा क्या? ऑलराइट, चलो परफेक्ट। राइट, तो तुम लोगों ने क्या लाया? अभी एक नोटबुक है सबके पास? हाँ। तो अपना ये जो स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है ना, पहले थोड़ा मैं कोर्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। ऑलराइट, तो देखो ये जो कोर्स है ना स्टॉक मार्केट का, दिस इज अ 20 डे कोर्स, है ना। इसमें से मोस्टली हम लोग है ना फंडामेंटल्स कैसे समझते हैं, कोई कंपनी को कैसे पढ़ते हैं, शेयर परचेस करने के पहले क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, है ना, हम लोग ये सारी चीजें देख के हम लोग प्लान करते हैं। ओके। तो 15 डेज अप्रोक्सीमेटली, 12 to 15 डेज मैं आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा। एंड रिमेनिंग 5 डेज आपको अतुल सर जो है वो टेक्निकल साइड सिखाएंगे, है ना। टेक्निकल साइड में चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है, राइट। तो बहुत सारे लोग उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं। वो थोड़ा सा मतलब इतना आसान नहीं होता है, बट सर 5 to 6 डेज में वो आपको उसका एटलीस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे देंगे, जैसे आप थोड़ा स्टार्ट तो कर सकते हो, है ना। तो ये जो कोर्स है इसका मेन इंटेंशन हमारा ये है कि जब मैं मेरे बारे में पहले थोड़ा बताता हूँ। तो 2011 में मैं सीए बना, और जब मैं सीए फाइनल में था तब मैंने फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट ओपन करके मैंने शेयर्स परचेस करना चालू किया, राइट। तो जिस टाइम पे मैंने डीमैट अकाउंट बनाया था ना, उस टाइम पे मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि शेयर्स कैसे परचेस करते थे, राइट। तो मैं क्या करता था, मैं अपना जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर करता है इंडिया में, कोई भी नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर क्या करेगा, वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है टीवी चैनल्स देख के। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर टीवी चैनल कौन सा है, बिजनेस चैनल, अगर आपको पता है तो? एक है सीएनबीसी, है ना, सीएनबीसी आवाज, और दूसरा है जी बिजनेस। ये तो बहुत फेमस पॉपुलर चैनल्स है, तो मैं वो चैनल देखता था। उस पे एक शो आता था सुबह सुबह मार्केट चालू होने के पहले, है ना, स्टॉक 2020 करके। उसमें बताते थे कि दिन में कौन से 20 शेयर्स खरीदोगे तो उसके भाव बढ़ सकते थे। तो मैं वो देख के मैं स्टार्ट करता था। बट मैं आपको एक फ्रैंक चीज बताता हूँ, ये सारी चीजें वर्क नहीं करती, है ना। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी के बोलने पे अगर शेयर्स परचेस कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप शेयर खरीद तो लोगे, उसने बोला है इसलिए, आपके फ्रेंड ने बोला है या फिर आपको किसी ने स्टॉक को रेकमेंड किया है कि भाई ये शेयर परचेस कर लो, इसका भाव बढ़ेगा। हो सकता है जिसने बोला है उसने भी खरीदा होगा, बट वो जब बेचेगा ना तब आपको नहीं बताएगा कि उसने बेच दिया है ना। तो शेयर को खरीदना इजी होता है बहुत किसी के बोलने पे, बट शेयर को कब बेचना है और क्यों बेचना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और वो खुद से सीखना बहुत जरूरी है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत टाइम लग गया है सीखने को, है ना। तो 2011 में मैंने स्टार्ट किया था, एंड इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली व्हाट 8 to 9 years टू अंडरस्टैंड कि भाई शेयर का भाव बढ़ता क्यों है, फंडामेंटल्स क्या होता है, और कब शेयर को बेचना चाहिए, है ना। शेयर को खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर को बेचना कब है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोगों को ये समझना है कि भाई ये शेयर खरीदना कब है और उसको सेल कब करना है, राइट। जब भी, मतलब एक बेसिक चीज बताता हूँ, जब भी हम लोग शेयर को परचेस करते हैं तो शेयर को खरीदने के पहले एक थीसिस बनाते हैं। थीसिस मतलब ये शेयर क्यों बढ़ेगा, इसमें ग्रोथ क्यों आएगा, कंपनी अच्छा क्यों परफॉर्म करेगी, वो सब चीजें सोच के हमें शेयर परचेस करना चाहिए। और जब भी वो थीसिस अपना ब्रेक होता है कोई रीजन की वजह से, हो सकता है कि वो कंपनी का जो थीसिस मैंने सोचा था कि ऐसा ऐसा होगा, वो जो कहानी मैंने मन में बनाई थी वो कहानी नहीं चल रही है, और जब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कहानी वर्क नहीं कर रही है, तब आपको शेयर को सेल करना चाहिए। ओके। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। मैं थोड़ा 5 मिनट अतुल सर को भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देने बोलूंगा, फिर अतुल सर जो है वो, अभी जैसे कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि रोज हम लोग एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक दिन पहले व्हाट्सएप पे उसका इंडेक्स भेज दूंगा, राइट। तो आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि हाँ हम लोग अगले दिन क्या सीखने वाले हैं। और हर दिन का अलग एक फाइल आपको मिलेगा, उसका प्रिंट आउट भी मिलेगा आपको, और उसका सॉफ्ट कॉपी भी मैं भेज रहा हूँ जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी अतुल सर थोड़ा बेसिक चीज बताएंगे कि वो उनके टेक्निकल सेशन में एग्जैक्टली क्या कवर करेंगे।
चलो, अभी सभी लोग मेरे ख्याल से नए हैं स्टॉक मार्केट में, या पहले से ही थोड़ा बहुत जानते हो, या हाथ जले हैं तुम्हारे? किसी के हाथ जले इसमें? मतलब हमने किसी के बोलने पे स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, ना वहाँ फंडामेंटल देखा था, ना वहाँ पर टेक्निकल देखा था। देखो, फंडामेंटल मतलब आपका पूरा, समझ लो कि तुम्हारा पूरा सी का नॉलेज अभी वहाँ यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, जो स्वप्निल सर बताएंगे आपको ऐसे चीजें बताएंगे कि जो आपने सीए में पढ़े भी होंगे या सीए फाउंडेशन में पढ़े होंगे, बट उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किए होंगे। बट टेक्निकल जो है वो पूरा मैथमेटिक्स है। ठीक है, कंप्लीट मैथ्स है, पूरे बेसिक चीजें हैं। और इसमें मैं बहुत सारे कोर कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अभी टेक्निकल एक्चुअली देखने के ना, आप सालों भी सीखें, साल साल दो दो साल अगर भी सीखे, तो भी वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट होता है वो। ठीक है, तो उसमें से मैं बेसिक चीजें जो किसी भी ट्रेडर को या किसी भी इन्वेस्टर को जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कोई भी शेयर देखना, कोई भी शेयर चूज करना है, या आपने परचेस करना है आपको, तो आपने फंडामेंटल देख लिया है। फंडामेंटल देखने के बाद आपको अभी जानना है कि मैं ये शेयर बाय कब करूं। मतलब मैं आज करूं, थोड़े दिन रुक के करूं, या मैं लेट हो गया, बाय करने में मैं लेट हो गया। ये चीज आपको बताती है टेक्निकल वाला। ये कौन बताता है आपको? टेक्निकल पार्ट बताता है कि आप, मतलब आप राइट टाइम पे बाय कर रहे हो, या बाय करने में लेट हो, या आपको अभी वेट करना है। तो ये सब चीजें हैं, आपको पूरा मैथमेटिक्स टाइप में है ये। इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपको ट्वेल्थ में मैंने शायद से बता भी दिए हैं। अभी जस्ट लेसन हुआ था अपना, उसमें थोड़ा पार्ट था आपको टेक्निकल का। ठीक है, अभी कितने लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये पार्ट आपको ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही स्वप्निल सर का पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है। ऑलराइट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट डे। और एक चीज और बताऊंगा, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं जब 2011 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे बहुत सारे मैंने मिस्टेक्स किए। और मिस्टेक्स करने के बाद में अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक डिसेंट इन्वेस्टर में बनाऊं। बट अगेन इसमें कैसे होता है, आपका वो जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। टाइम बहुत मैटर करता है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो मेरे को अभी पता है, वो अगर मेरे को आज से 10 11 12 साल पहले पता रहती थी, तो शायद हो सकता था कि मैं और स्पीड से मेरा कैपिटल ग्रो कर सकता था। तो वो सब चीजें आपको एक प्रॉपर वे मिलना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए। मतलब देखो, स्टॉक मार्केट एक इतना बड़ा समंदर है ना, इसमें पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, और कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। आपको पता है ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब शेयर्स खरीदना और उसको बहुत जल्दी बेच देना। मतलब मैं खरीद रहा हूँ, शेयर का भाव बढ़ गया तो मैं उसको बेच दूंगा। राइट, ज्यादा सोचते नहीं ट्रेडिंग में, ज्यादा मतलब बेसिकली उसमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया जाता है। ये एक तरीका हो गया। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो शेयर्स परचेस करते हैं एक दिन में और उसी दिन बेच देते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा डे ट्रेडिंग, है ना। अभी फॉर एग्जांपल इंट्रा डे ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट में बता रहा हूं। अपना स्टॉक मार्केट चालू कब होता है, कितने बजे स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है, टाइमिंग किसी को पता है? 9:15 को स्टार्ट होता है ना, और 3:30 को खत्म होता है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। 9:15 और 3:30 के बीच में जो ट्रेडिंग सेशन होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उसी दिन खरीद लिया और उसी दिन शेयर को बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। अब ये बहुत रिस्की तरीका है, बट पैसे कमाए जा सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि कमाए नहीं जा सकते। मेरा बोलना ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से हम लोग जो सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। राइट, फंडामेंटल एनालिसिस में एक दिन में शेयर को खरीद के बेचा नहीं जाता है। इसमें शेयर को समझ के खरीदा जाता है, और काफी टाइम दिया जाता है। और बहुत टाइम देने से शेयर जो है, अगर अच्छे कंपनी के शेयर्स अगर आप परचेस करोगे, तो उसके ग्रोथ के साथ शेयर का भाव भी बढ़ता है। राइट। और एक चीज, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अपने ये 15 20 दिन का जो कोर्स है, इसमें जो भी शेयर्स मैं डिस्कस करूंगा ना, वो जाके खरीदना मत। राइट, बिकॉज ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये सिर्फ आपको सिखाने के पर्पस से मैं उस इंटेंशन से आपको बता रहा हूँ। और एक चीज, ये शेयर खरीदो, ये शेयर बेचो, ये मैं लीगली नहीं कर सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, है ना। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है? जिसका सेबी रजिस्ट्रेशन हुआ है, बस वही पर्सन कर सकता है। मैंने इन्वेस्टिंग जर्नी मेरा 2011 से स्टार्ट किया था, जब मैं सी फाइल में था तब से। और मैं खुद एक लर्नर हूं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि आप
एक पॉइंट पे आ गए और आपको सब कुछ पता चल गया है, राइट। तो ये चीजें मैं खुद सीख रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छा दे सकता हूँ जिससे आप आपका इन्वेस्टिंग जर्नी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो जैसे मैंने बताया, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। जो लोग सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं वही रजिस्टर्ड एडवाइजर्स शेयर्स को खरीदने और बेचने के टिप्स दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूं। आई एम जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेबी। और जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। अच्छा, तो अभी ये 20 दिन के कोर्स का मेरा क्या इंटेंशन है, आपको किसी के टिप्स पे रिलाई नहीं करना है। किसी ने बोल दिया ये शेयर खरीद लो, आपको खुद का दिमाग लगाना आना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए कि मेरे को ये शेयर क्यों लग रहा है कि खरीदूं, या फिर ये बेचूं कब। ये सब आपने खुद ने करना चाहिए। देखो, इन्वेस्टिंग जर्नी जो ना, इट इज अ वेरी लोनली जर्नी। आपको है ना किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए कि भाई इसने बोला है तो मैं इसके भरोसे पे आके खरीद लूं क्या। वैसा कभी वर्क नहीं करता है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते पता है, जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स है ना, बहुत फेमस स्टार इन्वेस्टर्स है, उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं। उसको बोलते हैं क्लोनिंग करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, से समवन लाइक राकेश झुंझुनवाला जी, राइट, सबसे फेमस इन्वेस्टर, अभी नहीं रहे वो, अभी तो उनका डेथ हो गया। अभी फिलहाल इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर्स इज आशीष कचोलिया। आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, बट मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। आशीष कचोलिया जी आज इंडिया के सबसे रिनाउंड इन्वेस्टर है। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर आशीष कचोलिया ने कोई कंपनी के शेयर परचेज किए तो मैं भी वो कंपनी के शेयर परचेज कर लेता हूँ। ये कभी वर्क नहीं करता है। कोई बोलेगा क्यों वर्क नहीं करेगा, दो तीन रीजन है इसके कि वो जो खरीद रहे हैं आप भी खरीदोगे, बट हो सकता है वो पैसे कमाएंगे या फिर उनका ज्यादा रिटर्न दिखेगा, आपका नहीं दिखेगा। क्या रीजन हो सकता है, शेयर तो वही है, प्राइस डिफरेंस आ जाता है। जब वो खरीदते हैं, खरीदने के कुछ दिन के बाद स्टॉक एक्सचेंज को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आशीष कचोलिया जी ने ये कंपनी के शेयर परचेस किए, और हो सकता है तब तक वो शेयर का भाव बढ़ गया। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। एक चीज और, आपको ये नहीं पता कि आशीष कचोलिया जी ने वो जो कंपनी के शेयर परचेस किए, उनके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आशीष कचोलिया जी ने कोई कंपनी का शेयर परचेस किया, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट किए, बट उनके पूरे पोर्टफोलियो क्या सिर्फ 1% ही है, मतलब 100 रुपए का पोर्टफोलियो, उसमें से 1 रुपए उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये चीज आपको पता नहीं चलेगी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अरे आशीष कचोलिया जी ने परचेस किया इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं भी वो कंपनी के शेयर्स परचेस करता हूँ। और वो पर्सन क्या करता है, बहुत बार 20-30% अपने पोर्टफोलियो के उस स्टॉक में लगा देता है। अब आप रिस्क समझो, हाँ, किसी ने 20% लगाया पोर्टफोलियो में वो एक कंपनी के शेयर को, और आशीष कचोलिया जी का 1% ही है। अगर वो कल को कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो आशीष कचोलिया जी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% है। बट जिसने 20% अपना पैसा लगा दिया, उसका तो पैसा बर्बाद हो गया। एक और चीज, ये लोग जब एग्जिट करते हैं, ये किसी को बोल के बेचते नहीं है, ये तो बेच देंगे। बेचने के बाद उसका भाव गिर जाएगा, और जब गिर जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्जिट हो गया, और तब आप बेचोगे तो आपका तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो इस तरीके से क्लोन करना, मतलब किसी इन्वेस्टर को कॉपी करना, ये सिस्टम कभी वर्क नहीं करता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग बने, आपको खुद से समझे कि मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रही हूँ, है ना। ये सब चीजें आपको खुद से आना चाहिए। और इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यानी कि एक वेबसाइट है जिसको आपको है ना यूज करना आना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक फंडामेंटल इन्वेस्टर को एक दो वेबसाइट से ज्यादा और किसी वेबसाइट की जानकारी नहीं भी रहेगी ना, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, है ना। तो मैं आपको स्क्रीनर नाम का वेबसाइट है, उसको कैसे यूज करते हैं, स्क्रीनर पे आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो सकता है वो आपको सिखाऊंगा। अगर आप स्क्रीनर सीख गए, अच्छे से चलाना सीख गए, तो आप खुद से बहुत सारे स्टॉक्स को खुद से पढ़ सकते हो। आपको ये समझेगा कि इतने सारे कंपनीज में कौन से कंपनीज पढ़ना चाहिए, राइट। तो वो मेरा इंटेंशन है ये 20 दिन के कोर्स में, है ना। और एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत शॉर्ट कोर्स है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको जरूर मिल जाएगा कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी, राइट। सो सबसे फर्स्ट हम लोग इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं। मिथ्स मतलब लोगों को लगता है कि ऐसा है, बट ऐसा नहीं होता है ना। जैसे कि कौन सी बातें हैं जो लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी तरीके से एक बैठ गया है दिमाग में, राइट। तो सबसे फर्स्ट मिथ जो बहुत लोगों को लगता है, यार स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो हमें बहुत पैसों की जरूरत है, दैट इज नॉट ट्रू। आपको स्टार्ट करना है, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो एज अ स्टूडेंट अगर आपको लग रहा है कि यार सर हमारी तो कमाई चालू नहीं हुई है,
तो हम लोग स्टॉक मार्केट में अभी इतने जल्दी इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? दैट इज रॉन्ग। पता है वॉरेन बफे दुनिया के सबसे रिनाउंड इन्वेस्टर है, आपने सबने सुना होगा वॉरेन बफे का नाम, राइट? तो वॉरेन बफे को बहुत माना जाता है। एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, 12-13 साल के थे तब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। और वो आज भी बोलते हैं कि मेरे को लेट हो गया। 13 साल से इन्वेस्टमेंट जो पर्सन चालू कर रहा है वो रिग्रेट कर रहा है कि मेरे को बहुत लेट हो गया, है ना? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको तो ये चीज जो है, अगर अभी समझ में आ रही है तो अभी स्टार्ट करना चाहिए आपने इन्वेस्टिंग, राइट? और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पैसा नहीं लगता है यार। 100-200 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? इनफैक्ट अगर आपको ज्यादा समझ में भी नहीं आता है, सिंपल चीज क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चालू करो। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बट म्यूचुअल फंड और खुद से इन्वेस्ट करने में सिंपल सा फर्क है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? मान लो कि आपको गाड़ी खुद से चलाना आता है, मेरे को कार चलाना आता है, तो मेरे को ड्राइवर की जरूरत नहीं, मैं खुद से चलाऊंगा। बट अगर मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा? मैं कोई ड्राइवर रखूंगा जो मेरे लिए गाड़ी को चला रहा है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड मतलब क्या? म्यूचुअल फंड में आप पैसा दे रहे हो कोई एक्सपर्ट को, जिसको नॉलेज होता है इन्वेस्टिंग का, और वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? और अगर आपको लगता है कि आपको खुद से ये आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप म्यूचुअल फंड में कम इन्वेस्ट करके आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट फर्क है दोनों में। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि मैं बहुत स्पीड से मेरे पैसे को ग्रो करूंगा। खुद से करोगे, शुरुआत में बहुत गलतियां करोगे, अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया, एक अंडरस्टैंडिंग आ गया कुछ साल के बाद, तो आपका पैसा स्पीड से ग्रो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, राइट? तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि आपको बहुत पैसों की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी। सेकंड बहुत बड़ा मिथ लोगों को होता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि यार शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार जैसा ही होता है ना? दिस इज नॉट ट्रू। बट मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े से टोन डाउन कर देता हूं। देखो स्टॉक मार्केट जो है ना बच्चों, इसमें 2-3 चीजें थोड़ी दूर रहना चाहिए आप अभी फिलहाल। कौन सी 2-3 चीजों से दूर रहना चाहिए? सबसे फर्स्ट आप लोग बहुत दूर रहना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग से, है ना? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? कोई भी पर्सन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एक दिन में आज शेयर का भाव बढ़ेगा या कम होगा। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? आपको लगेगा कि सर मैंने तो 9:15 बजे के बाद में कोई शेयर को खरीद लिया और 3:30 बजे के पहले बेच दिया, वो शेयर बढ़ गया, मेरा फायदा हो गया। यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंट। आपको एक दिन फायदा होगा, हो सकता है दूसरे दिन भी फायदा हो गया, तीसरे दिन हो सकता है नुकसान हो गया। और वो नुकसान कभी होता है ना, तो फिर आपको लगता है कि यार मेरा नुकसान हो गया, अब मैं और ट्रेडिंग करके और पैसे कमाऊंगा, फिर और नुकसान होता है। एंड दिस इज एन एंडलेस लूप। इंट्राडे ट्रेडिंग में आज तक की हिस्ट्री में किसी का पैसा नहीं बना है एक्सेप्ट आपके ब्रोकर का। आपके ब्रोकर का पैसा बनेगा क्यों? जब भी आप शेयर खरीदते हो आपको ब्रोकरेज पे करना है, जब भी आप शेयर बेचते हो आपको ब्रोकरेज पे करना है। तो कभी भी जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो आपको बोलते हैं सर इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि उसमें उसकी कमाई हो रही है, आपकी कमाई नहीं होगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से बच के रहो, राइट? इंट्राडे ट्रेडिंग इज क्लियरली गैम्बलिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से ही ना कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का नाम खराब हुआ है थोड़ा, कि स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग होता है। नॉट ट्रू। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस जब हम लोग सीखेंगे तो आपको समझेगा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी कंपनी को समझने में। इट इज नॉट गैम्बलिंग। इट इज मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज कॉमन सेंस। अभी आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत रिटर्न कमाना है ना, आप है ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना, है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी ऑब्जर्वेशन से आप कैसे कमा सकते हो? मान लो आप डीमार्ट गए, है ना? आप जब भी डीमार्ट जाओगे आपको वहां दिखेगा बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ होती है। कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि यार डीमार्ट में गए और वहां पे भीड़ नहीं दिख रही है, राइट? सो अगर डीमार्ट में जाने के बाद बहुत भीड़ लग रही है, तो इसको इस एंगल से सोचो, मतलब मेरा डीमार्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और अगर डीमार्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर जाके चेक करो स्क्रीनर पे उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, उसका सेल बढ़ रहा है क्या। जो भी कंपनी का प्रॉफिट या सेल बढ़ता है उसका शेयर का भाव भी बढ़ता है, सीधा हिसाब है, राइट? बट ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, इसमें बहुत इफ और बट होते हैं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, गैम्बलिंग नहीं होता है स्टॉक मार्केट। बहुत बार कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी करना पड़ता है, राइट? ठीक है, तो जैसे डीमार्ट का एग्जांपल बताया, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं यार। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पीवीआर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि पीवीआर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना? पीवीआर में हर एक चीज बहुत महंगी मिल रही है, पॉपकॉर्न इतने महंगे होते हैं, और आपको लग रहा है कि पीवीआर अच्छा पैसा कमा रहा है, तो हो सकता है कि आप उस एंगल से सोचो कि मैं पीवीआर में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, राइट? चलो, तो यहाँ पे बहुत बार लॉजिक बेस्ड होता है और गैम्बलिंग बोलना गलत है, राइट? तो कुछ एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, बहुत अच्छे कंपनीज है और यहाँ गैम्बलिंग नहीं होता रहे। थर्ड मिथ,
यहां लिखा है बाय लो सेल हाई इज द ओनली वे। बहुत लोगों को क्या लगता है, सस्ते में खरीदो शेयर, महंगे में बेच दो। मैं आपको एक चीज बताऊं, महंगे में खरीद के भी आप पैसे कमा सकते हो। हाउ इज इट ट्रू? ये देख लो यहाँ पे, मैं आपको एक बेसिक वेबसाइट बता देता हूँ, स्क्रीनर किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। सो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको एक अच्छे कंपनी का जिसका नाम है एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स इंडिया की बेस्ट कंपनी है जो पेंट्स बनाती है, बेस्ट इन द सेंस मार्केट शेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एशियन पेंट्स का है, राइट। तो अब एशियन पेंट्स जो है बच्चों, आप यहां देखना, इसका मैं चार्ट पिक कर रहा हूं इसका। आप ये देखो इसका चार्ट, है ना। आपको इसका डायरेक्शन कैसे दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मोस्टली ऊपर जा रहा है। लास्ट लास्ट में अभी कुछ साल इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं आपको। बट अभी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये कंपनी का शेयर कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर खरीदता था उसका पैसा तो बना ही है ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर वो यहां खरीद रहा है तो भी आगे बढ़ा है, यहां खरीद रहा है तो भी बढ़ा है, यहां खरीद रहा है तो भी बढ़ा है। ये देख लो यहां खरीदा है ना एकदम पीक पे, उसके बाद नीचे है वापस बढ़ा ही। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ शेयर को सस्ते में खरीद के पैसा बन सकता है, शेयर को महंगे में खरीद के वो और बढ़ेगा तो और आपका पैसा बनेगा ही। बट ऐसा कब होगा, अच्छे कंपनीज के साथ। अगर आप अच्छे कंपनीज खरीद के उसमें टिके रहते हो, महंगा भी खरीद लिया एक बार का, थोड़े टाइम के बाद वो बढ़ता ही है। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रॉफिट बढ़ने से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये एक और मिथ है कि सिर्फ सस्ता ही खरीदना पड़ता है। बहुत बार हम टाइमिंग नहीं कर सकते, मेरे को कैसे पता कि ये शेयर का भाव एकदम नीचे आ गया, नहीं पता चलता है ना। तो बहुत बार अगर आप लंबा टाइम रुकोगे मार्केट में तो आपका पैसा बनेगा, राइट। तो यहाँ लिखा है अच्छे बिजनेस में आपका पैसा बनाइए। अनदर गुड एग्जाम्पल रिटर्न इज टाइटन। टाइटन का भी बहुत सही बिजनेस है, और टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है जो काफी साल से बहुत अच्छा पैसा कमा के दे रही है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ा है। अच्छा, एक और यहाँ पे मिसकंसेप्शन है, स्टॉक्स ऑलवेज गो अप इन लॉन्ग टर्म। नॉट ट्रू। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर शेयर आप खरीदोगे तो आप 5-6 साल रुकोगे तो आपका पैसा बनेगा, कभी कभी पैसा डूब भी सकता है। और आपको कैसे समझेगा कि ये पैसा डूब रहा है? वेरी सिंपल, मैंने वही बोला आपको, कोई भी कंपनी का शेयर परचेस करते हो पहले खुद को पूछो कि ये खरीदा क्यों है, मैंने थीसिस बनाओ, रीजंस सोचो। जब वो थीसिस टूट गया, जब आपने जैसा सोचा था वैसा वो टर्न आउट नहीं हो रहा है, बेचना है आपको, उसको होल्ड नहीं करना है। शेयर से प्यार मत करो। अगर आप कोई शेयर को खरीद के ऐसा सोच रहे हो नहीं यार ये शेयर मेरे को पैसा कमा के ही देगा, मैं 5 साल 10 साल रखूंगा, उसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए तो आपको बेचना है फिर, है ना। आई गिव एग्जांपल। आपको पता है एविएशन इंडस्ट्री में एक कंपनी थी जो मार्केट लीडर थी, नाम है जेट एयरवेज, है ना। अब कोई मार्केट लीडर है तो बहुत अच्छा कमाया कमाया होगा, एक टाइम पे बहुत अच्छा कमाया। बट जब उसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए, वो कंपनी ने इतना कर्जा लिया इतना कर्जा लिया, कर्जा रीपे नहीं कर पाए, खर्चे बहुत बढ़ गए थे, कंपनी बंद हो गई। तो जब मेरे को समझ रहा है कि कंपनी का कर्जा जरूरत से ज्यादा हो गया है और कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मेरे को बेचना है उसको, पूरी स्टोरी एंड होने के बाद बेचोगे तो आपका पैसा डूबेगा। ये सीखना है आपको कि भाई मेरे को खरीदना कब है और इसको एग्जैक्टली exactly बेचना कब है, राइट। जब आपका थीसिस जो है वो बदल रहा है। और एक चीज और बताता हूँ, सिर्फ थीसिस बना के बैठना नहीं होता है, एंटी थीसिस भी सोचना पड़ता है, मतलब क्या गलत हो सकता है शेयर के साथ। और जब वो गलत चीजें हो रही है आपको उसको सेल करना चाहिए। खरीदने से ज्यादा डिफिकल्ट आर्ट है सेलिंग, है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कब बेचते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं कि शेयर्स सारे ऊपर जाते हैं। जेट एयरवेज, यस बैंक, आपने सुना होगा शायद यस बैंक का नाम, बहुत साल पहले बहुत अच्छी बैंक थी, बट उसमें इतने प्रॉब्लम्स आ गए कि वो बैंक बंद हो गई और उसको फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीद लिया, राइट। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिथ है, पास्ट रिटर्न्स इज इक्वल टू फ्यूचर रिटर्न्स। नॉट ट्रू, है ना। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देख लो, अभी मैंने इतनी तारीफ की एशियन पेंट्स की, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो सर एशियन पेंट्स की इतनी तारीफ करे, एशियन पेंट्स के शेयर्स को खरीद लेंगे, बहुत बार आपका पैसा नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। देख लो अभी जो लोगों ने पहले के रिटर्न्स देखे एशियन पेंट्स के, देख लो ये यहां से लेके यहां तक कितना अच्छा परफॉर्म किया। बट अगर आप देखोगे ना, ये कोविड के बाद से उतना रिटर्न नहीं दिया, ये गाड़ी इसकी अटक गई, इनफैक्ट शेयर का वो गिर गया यार, है ना। और ये अच्छा खासा टाइम है, 2021 से अभी 2025 चल रहा है, इसने निगेटिव रिटर्न्स दिए, अच्छी कंपनी में भी निगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताऊंगा इसके पीछे का रीजन जब हम लोग वैल्यूएशंस को डिस्कस करेंगे तब। अभी नहीं समझेंगे, आपको एक दिन में इतने सारी चीजें मैं ऐड नहीं करूंगा। बट मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी कंपनी में भी पैसा डूब सकता है और बुरी कंपनी में पैसा बन सकता है। टाइमिंग बहुत मैटर करता है, आप कब खरीद रहे हो और कब बेच रहे हो, और वो टाइमिंग ही आपको सिखाऊंगा मैं।
कब खरीदना है कब बेचना है। और ये एशियन पेंट्स की गाड़ी स्लो क्यों हो गई है, शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है पिछले 4-5 साल से, ये भी एक केस स्टडी बोल के हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। बट अभी देख लो, बहुत लोग क्या करते हैं पता है, एशियन पेंट्स का चार्ट ऐसे पिक करते हैं, कितना मस्त चार्ट दिख रहा है, पिछले 10 साल में क्या अच्छा ग्रोथ स्टोरी है उसका। अब उनको क्या लगता है पता है, इमेजिन करो 2021 चल रहा है और किसी ने 2021 में एशियन पेंट्स का ऐसा चार्ट निकाल के देखा, अरे सर इसका शेयर का भाव तो बढ़ रहा है, मैं काम करता हूं, मैं शेयर को परचेस कर लेता हूं, ये आगे भी ऐसे ही जाएगा। नॉट ट्रू। इसके पहले बहुत अच्छी कमाई हुई है तो आगे भी होगी, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है मैं आपको बता दूं, एशियन पेंट्स इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, प्रॉब्लम क्या होता है, कोई बताएगा जो कंपनी बहुत बड़ी हो गई है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है। आप थोड़ा सोचो, छोटे से बड़ा होना ये ज्यादा आसान है या बड़े से और बड़ा होना ज्यादा आसान है। छोटे से बड़ा होना इजी होता है ना। तो एशियन पेंट्स आज से 20 साल पहले जब इंडिया में अच्छा काम कर रही थी, तो एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क उतना था नहीं। हर गांव में जाके उसने डिस्ट्रीब्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग किया, है ना, और फिर उसका बिजनेस बढ़ा, और उसके बिजनेस बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा तेजी से, प्रॉफिट तेजी से बढ़ा तो शेयर का भाव भी बढ़ा। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है एशियन पेंट्स के साथ, एशियन पेंट्स आज हर गांव में, हर शहर में, और उसका प्रेजेंस हर जगह है। जो कंपनी ऑलरेडी हर जगह है, इंडिया के हर कोने में पहुंच चुकी है, उसको अब इस लेवल से और ग्रोथ लाना मुश्किल होगा, है ना। तो जो कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है उसको और बड़ा करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में एक और कंपनी है जिसकी मैं बात करूंगा, एफएमसीजी सेक्टर का। एफएमसीजी क्या होता है, एफएमसीजी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो बहुत जल्दी जल्दी बिकता है सामान, साबुन, बिस्किट, आपका इसमें शैम्पू, ये सब चीजें जो होती है ना, ये एफएमसीजी में आती है। एफएमसीजी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है एफएमसीजी सेक्टर में, आपको कुछ अंदाजा है? नेम ऑफ द कंपनी इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, अभी देख लो HUL, सेम कहानी है। अगर मैं इसका चार्ट चेक करूं तो देख लो आप, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म की, बट अभी फिर से इसके साथ सेम कहानी हो रही है, कोविड से इसका रिटर्न है ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट है। इमेजिन करो फ्रस्ट्रेशन कितना आएगा किसी इन्वेस्टर को, 4-5 साल से वो शेयर में बैठा है, उसका पैसे ही नहीं बन रहा है, क्विट कर देगा वो स्टॉक मार्केट, उसको लगेगा इससे अच्छा तो एफडी है या फिर गोल्ड परचेस करो, राइट। बट उसका टाइमिंग गलत हो गया। क्यों टाइमिंग गलत हो गया, 4-5 साल से HUL जो है उसका ग्रोथ बहुत स्लो हो गया यार। क्यों ग्रोथ स्लो हो रहेगा, सेम रीजन जो एशियन पेंट्स के साथ हुआ है। आप खुद ही सोचो, HUL हर गांव में, आप कोई भी गांव में जाओ आपको लक्स की साबुन मिलेगी, आपको HUL के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको डव साबुन मिलेगी। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो चुका है, HUL को और ग्रो करने में बहुत मुश्किल होगी जब तक वो और नए प्रोडक्ट्स ना लाए। मुश्किल होता है, कोई कंपनी ग्रो हो गई ना, स्टैग्नेंट फेज होता है, वो स्टैग्नेंट फेज में इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता है। वो आपको समझेगा कैसे, नंबर्स चेक करके। जब आप इसके सेल के नंबर चेक करोगे आपको समझेगा 4-5 साल से ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। आप अगर वो शेयर को लेके बैठ रहे हो ये सोच के कि सर इसके पहले इतना कमाया आगे भी कमा के देगा, रॉन्ग। पास्ट रिटर्न्स आर नॉट गारंटी दैट इट विल अर्न यू गुड रिटर्न इन फ्यूचर एज वेल, है ना, जरूरी नहीं होता है। वही आपको समझना है। इसलिए ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो पूरा ग्रो नहीं हो चुके हैं, जो ग्रोथ फेज में है, जहां पे आपका पैसा ज्यादा बनेगा, राइट। चलो, और यहाँ पे, हाँ, हाई रिस्क मींस हाई रिटर्न। अच्छा, ये बहुत फेमस एक सेइंग है कि जितना मैं रिस्क ज्यादा लूंगा उतना रिटर्न ज्यादा बनता है। सही बात है, बट कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में आपका पैसा डूब जाएगा। आपको मैं बताऊं, इतने इन्वेस्टर हैं जिनका इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, जो मेरे जान पहचान के बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। नेम ऑफ द कंपनी इज वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में इतने लोगों ने पैसा लगाया, और जितने भी लोगों ने पैसा लगाया मैक्सिमम लोगों ने पैसा डुबाया। लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर को परचेस क्यों कर रहे हैं, एक रीजन है, उनको लग रहा है टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड मतलब क्या होता है, अगर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई तो बहुत पैसा बनता है। ऐसे कंपनीज जो लॉस से प्रॉफिट में खुद को कन्वर्ट कराती है ना सक्सेसफुली, वहां बहुत भयंकर पैसा बनता है। आई विल गिव वेरी गुड एग्जांपल, अलग से इसको डिस्कशन में लाएंगे हम लोग। सिंफनी नाम की कंपनी है, एयर कूलर बनाती है, सिंफनी, राइट। तो सिंफनी का जो बिजनेस था ना, वो कूलर बनाने का था, करेक्ट। और वो बेस्ट कूलर बनाती थी मार्केट में, राइट। बट सिंफनी के प्रमोटर को ऐसा लगा, यार सिर्फ कूलर बनाने में मजा नहीं है, एक काम करते हैं, हीटर बनाते हैं, गीजर बनाते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के उसने किचन अप्लायंसेस चालू किए। एक भी नहीं चला। इमेजिन करो, फैक्ट्री लगा दिया नया, जो बेस्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब तमाशा चालू कर दिया, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। और वो सब बिजनेस चालू करने के लिए बैंक से लोन लिया। अब क्या हालत होगी, बैंक से लोन लिया,
बैंक का कर्जा पे करना है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका कोर बिजनेस जो था एयर कूलर का उस पे से आपका फोकस हट गया, स्टॉक का भाव गिर गया, स्टॉक का भाव 10 रुपए आ गया था, है ना। बट खास चीज क्या बताए, सिंफनी में एक बहुत खास चीज हुई, सिंफनी का जो प्रमोटर था ना, मिस्टर अचल बकेरी, उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं किया। ये भाई सब एडवर्टाइजमेंट चालू रख रहे, कस्टमर को कुछ भनक भी नहीं हो रही कि भाई कंपनी का भाव गिर गया है या फिर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। अब इन्होंने एक चीज और की, बैंक से निगोशिएट करके लोन को रीपे कर दिया और कंपनी को टर्न अराउंड किया, सारे प्रोडक्ट जो नहीं चल रहे थे सब बंद कर दिए, सिर्फ वापस एयर कूलर पे फोकस किया और एयर कूलर पे अपना मार्केट शेयर जैसा का वैसा मेंटेन किया। आपको पता है क्या हुआ इसकी वजह से, जो शेयर का भाव 10 रुपए हो गया था ना, वो 10 रुपए से बढ़ के टर्न अराउंड हो गया ना अच्छे से सक्सेसफुली 1800 चला गया, फ्रॉम 10 to 1800। लोगों को इसमें ऐसे स्टोरीज में इतना मजा आता है, लोगों को लगता है यार ये ऐसी कंपनी में मेरे को पैसा लगाना है जहां पे भाव 10 से 1800 होगा। बट दी फैक्ट इज बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ये हजारों में लाखों में एक ऐसा केस निकलेगा सिंफनी जैसा जिसने सक्सेसफुल टर्न ऑन किया। अब लोग वोडाफोन आइडिया लेके क्यों बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया में भी सिंफनी जैसी स्टोरी बनेगी, बट मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता ही नहीं। मैक्सिमम टाइम्स आप बहुत रिस्क लेते हो ना, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, आपको वहां पे पैसा आपका डूबता है, क्योंकि वो पेनी स्टॉक होता है। पेनी मतलब चिल्लर, जिसमें कंपनी में दम ही नहीं है। वोडाफोन आइडिया की वही कहानी है। विल डिस्कस अगेन वोडाफोन आइडिया को, है ना। चलो, एक और मिथ क्या है, डेली ट्रैकिंग इज नेसेसरी, नॉट ट्रू। रोज ट्रैक करना जरूरी नहीं है। रोज आप फोन में चेक करोगे शेयर का भाव क्या हो गया, ठीक है, बहुत लोग करते हैं, फ्रैंकली मैं खुद भी करता हूं, बट ये जरूरी नहीं है ना। बहुत लोग रोज ट्रैक करेंगे ना, उनको लगता है अरे यार भाव बढ़ गया, बेचू क्या बेचू क्या। इसलिए ना बहुत लोग बहुत टिक के इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो किसी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया ना, लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपने कहीं जगह खरीदी या फिर आप आपके घर का ही वैल्यूएशन रोज चेक करते हो क्या। आपका खुद का घर है और आपके खुद के घर के सामने एक नया रोड बन गया और आपके घर का वैल्यूएशन बढ़ गया, आप रोज देखोगे कि अरे यार मेरे घर की कीमत इतनी बढ़ गई। कोई ऐसा नहीं सोचता है, रियल एस्टेट में ऐसा लोग दिमाग नहीं लगाते। स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम है, स्टॉक मार्केट में शेयर का भाव रोज चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है और हमें फोन में दिख रहा है। तो अगर शेयर मैंने 100 रुपए में खरीदा और वो 150 हो गया, तो मेरे मन में चलेगा अरे यार ये 100 का 150 हो गया, मैं बेचू क्या, कल को नीचे आ गया तो इसका रिटर्न कम हो जाएगा मेरा। तो वो जो चीज है ना, वोलेटल बिहेवियर की वजह से लोग रोज ट्रैक करते हैं इसको, जो कि एक्चुअली करना नहीं चाहिए। अगर आपके कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपको रोज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो डेली ट्रैकिंग इज नॉट नेसेसरी, उससे आपका नुकसान ज्यादा होगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया। फ्रेंड्स या यूट्यूब के टिप्स पे बिल्कुल भी आपको नहीं सुनना है, आपको खुद का दिमाग लगाना है। ये कोर्स हम लोग इसलिए तो पढ़ रहे हैं, राइट। और कुछ वेबसाइट्स हैं लिखे, स्क्रीनर, मनी कंट्रोल एंड बीएससी एनएससी। बीएससी एनएससी तो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस है ना। स्क्रीनर इज द बेस्ट वेबसाइट, इट इज द गिफ्ट टू इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से। और स्क्रीनर के फाउंडर्स जो है ना, मित्तल ब्रदर्स, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उन्हें इतनी कमाल की वेबसाइट बनाई है। एकदम सिंपल वेबसाइट है, एकदम आसान है समझने में। कोई भी बिजनेस अगर आपको समझना है, सिर्फ जाओ स्क्रीनर पे, वो नाम सर्च करो, आपको साइड में एक अच्छा शॉर्ट समरी मिल जाएगा, उसके पिछले 5-6 साल के सेल के नंबर, प्रॉफिट का नंबर, एकदम आसान फॉर्मेट में मिलेगा आपको। बेस्ट वेबसाइट। जो स्टूडेंट, जो भी पर्सन, जो भी इन्वेस्टर ये वेबसाइट को अच्छे से समझ लेगा, उसका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत साफ साफ और एकदम क्लियर क्लियर माइंड से वो सोचेगा, राइट। अच्छा, ये मैं आपको और बताऊंगा, आईपीओ ऑलवेज मेक मनी। आईपीओ सबको पता है शायद से, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। तो आईपीओ में हर बार पैसा बनता है। ये वाला स्लाइड वी विल डिस्कस जब हम लोग अलग से एक दिन आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आईपीओ में जरूरी नहीं कि हर बार पैसा बनेगा, बहुत सारे आईपीओ सुपर फ्लॉप होते हैं। रिसेंट केस, रिसेंट मतलब काफी टाइम हो गया वैसे, बट काफी पॉपुलर आईपीओ था जो बहुत बड़ा फ्लॉप था, वो था पेटीएम का। पेटीएम का आईपीओ जब आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2000 के ऊपर उसका भाव था, है ना, कुछ अराउंड 2200 या 2300 भाव था। और वो जब लिस्ट हुआ ना, वो लिस्टिंग के बाद में उसका शेयर का भाव इतना नीचे आया, इतना नीचे आया, 600-500 रुपए तक आ गया था। इमेजिन करो, आपने आईपीओ में पैसा लगाया और आपको शेयर नहीं मिला, आपने लिस्टिंग डे के दिन खरीदा 2100 या 2200 पे, उसके बाद वो शेयर नीचे आता गया, 600-500 हो गया, तो आपका तो बहुत पैसा जाएगा, है ना। बहुत दुख दर्द पीड़ा होगी आपको, क्योंकि आईपीओ फ्लॉप हो गया, राइट। हर आईपीओ हिट नहीं होता है, सोच समझ के पैसा लगाना पड़ता है। द केस विद पेटीएम वाज दैट वो जब आया था ना, इतना महंगा था। स्टॉक मार्केट में ना एक सेइंग है, फोमो। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं बता दो क्या है। अगर आपके कोई दोस्त कहीं पार्टी कर रहे हैं, है ना, और आपका कोई रीजन कैसे पार्टी में जाना नहीं हुआ,
तो आपको लगता है यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है यार, सब लोग मजे कर रहे हैं, मैं ही आऊं, है ना। अब मैं बता दो पेटीएम के आईपीओ में क्या होता। जब पेटीएम का आईपीओ आया था, उसके आईपीओ के टाइम पे देयर वाज दिस प्रॉब्लम कि बहुत लोग है ना वो शेयर्स लेना चाहते थे, और जब आईपीओ में अप्लाई करते हो जरूरी नहीं होता है कि आपको शेयर्स मिलेंगे। अभी इमेजिन करो आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर्स मिले पेटीएम के, आपको नहीं मिला, तो आपको ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा कि यार मेरे को वो शेयर नहीं मिला है। और आप क्या करोगे, आप जाओगे उसको लिस्टिंग के दिन परचेस करोगे, जबकि वो और महंगा हो गया है। और अगर आप महंगी चीज को और महंगे में खरीद रहे हो तो कोई चांस नहीं आपका पैसा बनने का। महंगा है या सस्ता है, कैसे चेक करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट लेक्चर है। एंड लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग मिथ इज यू नीड अ वेरी हाई क्वालिफिकेशन। नॉट ट्रू। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको दिमाग या क्वालिफिकेशन या सीए बनना ही है या मेरे को एमबीए करना है, नॉट नेसेसरी यार, जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अपने कंट्री में बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना भी कुछ ज्यादा नहीं है, बट फिर भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो कुछ इन्वेस्टर्स यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा, वैसे राकेश झुंझुनवाला जी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज हैविंग अ साउंड नॉलेज, है ना। बट उनके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और नाम लिखे। पोरिंजू, नाम सुना आपने? पोरिंजू इज अ वेरी फेमस इन्वेस्टर, केरला बेस्ड इन्वेस्टर है। और इनकी खासियत क्या पता है, ये सिर्फ वही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे टर्न अराउंड हो रहा है। सिंफनी जैसा स्टोरी। आपको पता है रिसेंट टर्न अराउंड किसमें हुआ? एक कंपनी जिसका नाम है रेमंड, आपने सुना होगा नाम, रेमंड वेरी फेमस कंपनी, राइट। रेमंड का एक और बिजनेस है। रेमंड क्या करती है वैसे? कपड़े बनाती है ना, क्लॉथ्स वाली कंपनी, राइट। बट रेमंड इज ऑल्सो इनटू रियल एस्टेट। रेमंड के बहुत सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है मुंबई में, थाने में। और वो बिजनेस अलग हो रहा था मेन कंपनी से। ये अपॉर्चुनिटी पोरिंजू ने बहुत सही तरीके से ढूंढा। ही मेट द मैनेजमेंट और बहुत बड़ा बेट लिया, कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक ले लिया। तो ये ऐसे बेट लेते हैं पोरिंजू, वेरी फेमस इन्वेस्टर बेस्ड आउट ऑफ केरला, राइट। केडिया जी, विजय केडिया। आप, मैं जिनके भी नाम बोल रहा हूं ना, आपको वो फाइल में वो सब नाम दिखेंगे, है ना। आपका काम ये है कि आप थोड़ा ना इनके बारे में गूगल सर्च करो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विजय केडिया इज जस्ट अ बीकॉम ग्रेजुएट, है ना। और इतना अमेजिंग वेल्थ क्रिएट किया है, मतलब कुछ ज्यादा नॉलेज मतलब क्वालिफिकेशन वाइज नहीं है, बट कमाया बहुत ज्यादा पैसा, राइट। एंड लास्ट इज डॉली खन्ना, अगेन अ वेरी फेमस इन्वेस्टर। एक्चुअली डॉली खन्ना नाम से शेयर्स परचेज किए जाते हैं। मेन इन्वेस्टर जो है इनके हस्बैंड है, मिस्टर राजीव खन्ना। शेयर्स परचेज करते हैं अपने वाइफ के अकाउंट में। तो डॉली खन्ना का नाम बहुत फेमस हो गया फॉर सम रीजन। ओके, तो ये सारे इन्वेस्टर्स जो है ये सब सेल्फ टॉट इन्वेस्टर्स है, इनको किसी ने सिखाया नहीं। एंड मोस्टली इसमें एक और नाम मिसिंग है, मिस्टर राधा किशन दवानी जी। कौन है ये राधा किशन दवानी जी? हाँ, डीमार्ट के फाउंडर, डीमार्ट के प्रमोटर, राइट। एंड डीमार्ट के जो फाउंडर है राधा किशन दवानी जी, ही इज कॉल्ड एज गुरु ऑफ राकेश झुंझुनवाला जी। राकेश झुंझुनवाला जी ने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है। इनफैक्ट अगर आपने वो शो देखा है स्कैम 1992, उसमें आपको एक झलक मिलेगी ये दोनों भी इन्वेस्टर्स की, राइट। तो राकेश झुनझुनवाला जी एंड राधा कृष्ण दमानी जी, ये सब जो है ये सेल्फ टॉट इन्वेस्टर्स है, किसी से सीखा नहीं, खुद से सीखा है, राइट। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि किसी के किसी कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए। अच्छा, सो ये सारे मिथ्स थे। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको दो मेन चीजें अभी सिखाऊंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडे सेशन, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर अगर आप परचेस करते हो, तो शेयर हम लोग खरीद रहे हैं उसके दो ही रीजन है मेन। या तो शेयर का भाव बढ़ेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, है ना। या तो वो शेयर मैंने खरीदा और कंपनी ने मेरे को डिविडेंड दिया। ये दो ही रीजन हो सकते हैं आप कोई भी शेयर क्यों परचेस कर रहे हो, राइट। देखो ना, आपको अगर कोई भी शेयर परचेस करना है, आपकी क्या इच्छा होगी, आपने अगर आज शेयर परचेस किया तो उसका भाव बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? आपने खरीदा तो उसका भाव बढ़ना चाहिए, है ना। या ये एक तरीका हो गया, शेयर को मैंने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, और जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है ना। सेकंड एक और यहाँ पे रीजन हो सकता है शेयर को आप क्यों खरीद रहे हो, उसका रीजन होता है डिविडेंड का, कि कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड दे रही है ना। अभी है ना हम लोग इस सेशन में डिविडेंड पे ज्यादा चर्चा करेंगे, डिविडेंड एग्जैक्टली क्या होता है। वैसे आपको क्या क्या पता है, आप थोड़ा बता सकते हो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड किसे बोलते हैं? देखो बेसिक चीजें मैं आपको यहां से थोड़ा बता रहा हूँ एग्जैक्टली डिविडेंड क्या होता है और ये किसको बोलता है, ठीक है। देखो, अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा
अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को बांटना चाहती है ना, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसको दे रही है? शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ शेयर होल्डर्स को, दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड। इसको हम तो क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है। अब है ना, एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? आपको क्या लगता है, डिविडेंड कंपलसरी होता है क्या? देखो, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी की मर्जी है कि ये प्रॉफिट को डिविडेंड बोल के बांटना है या नहीं बांटना है। ये कंपनी की मर्जी है ना। कंपनी चाहती है तो दे सकती है, कंपनी चाहती है तो नहीं भी दे सकती है। ये कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कौन डिसाइड करता है कंपनी में कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है, बताओ? कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी को चलाने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो एक कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी के डिसीजंस लेते हैं ना। किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को बांटना है या नहीं बांटना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है। उनकी मर्जी चलती है। अगर उनको लगता है कि बांटना चाहिए तो बांटेंगे, अगर उनको लग रहा है कि नहीं बांटना चाहिए तो नहीं बांटेंगे। आपको क्या लगता है कब बांटना चाहिए और कब नहीं बांटना चाहिए? चलो लेट्स डिस्कस दिस। बताओ कब बांटना चाहिए? कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए? क्यों बांटना चाहिए? मैं बताऊं, अगर मैं कोई कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, है ना, और मेरे कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बराबर, बट अगर मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी जो कंपनी है उसको मैं और स्पीड से ग्रो कर सकता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर करना, सिंपल क्वेश्चन। किसी भी कंपनी को स्पीड से ग्रो करने के लिए आपको पैसा लगेगा क्या? हाँ या ना? बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा है और आप उसको डिविडेंड बोल के बांट रहे हो तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। बेटर ऑप्शन क्या है? अगर मेरे को लग रहा है कि कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो हो सकती है तो मेरे को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। बट अगर मेरे को लग रहा है कि यार इतने पैसों की जरूरत नहीं होगी मेरे को, और मैं थोड़े पैसे शेयर होल्डर्स को दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकते हो। इट मींस डिविडेंड देना है या नहीं देना है ये कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है, डिविडेंड मत दो। उसमें शेयर होल्डर खुश होगा, डिविडेंड नहीं मिलने से खुश होगा? कैसे? सोचो। सोचो, अगर मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का और हम शेयर होल्डर्स हो, और मैंने आपको बोला देखो कंपनी पैसा कमा रही है, प्रॉफिट बहुत है, आपको नहीं दूंगा, डिविडेंड नहीं दूंगा। फिर आप पूछ रहे हो सर वो पैसों को क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ देखो ये पैसा मैं कंपनी में फिर से री इन्वेस्ट करूंगा और कंपनी को स्पीड से ग्रो करूंगा। तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? जितने स्पीड से कंपनी ग्रो होगी उसका सेल बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का भाव बढ़ेगा, आपका फायदा ही होगा। तो डिविडेंड से हो या शेयर के भाव बढ़ने से हो, आपको तो पैसे कमाने से मतलब रहना चाहिए, है ना। तो बच्चों देखो, बहुत सारी कंपनीज जो है ना इसलिए डिविडेंड देती नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टाइम से ग्रो हो रही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, इतने साल तक डिविडेंड नहीं दिया, है ना। उनका रीजन क्या था पता है? हमें डिविडेंड देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कंपनी को ग्रो करना है, और उन्होंने पैसा बार बार री इन्वेस्ट किया। अब जब कोई कंपनी बहुत हद से ज्यादा डिविडेंड देती है, आपको डर लगना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, यार इतना डिविडेंड क्यों दे रहा है? मतलब ये कंपनी को ग्रोथ होने का स्कोप ही नहीं है क्या? ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। देयर इज वन कंपनी इन इंडिया जिसने बहुत डिविडेंड दिया क्योंकि उसका ग्रोथ रुक गया था। नेम ऑफ द कंपनी इज कोलगेट। तो कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में ही है इतने साल से। आप देखोगे तो कोलगेट टूथपेस्ट से बाहर कुछ गया ही नहीं। वो वही एक ओरल केयर सेगमेंट में अटका हुआ है, और उसकी वजह से कोलगेट का ग्रोथ रुक गया, और कोलगेट को जो पैसे मिल रहे हैं वो डिविडेंड के फॉर्म में बांट रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रो कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है ये। आपका शेयर का भाव नहीं बढ़ेगा फिर, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, और कंपनी को जो भी पैसा मिल रहा है सब किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड मिल गया तो खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अब बच्चों इसमें एक दो चीजें और बताऊंगा। डिविडेंड जब भी कोई कंपनी देती है, इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। कैसे देती है? इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली ये क्या होता है परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है। अभी सपोज कोई कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का से 2,000 रुपए, ठीक है, और इसका फेस वैल्यू, अच्छा ये फेस वैल्यू क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुनते जाओ, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब क्या? जो मार्केट में शेयर का भाव आज चल रहा है वो है 2,000 रुपए, है ना। और एक चीज, मार्केट प्राइस रोज चेंज होगा, क्योंकि रोज शेयर्स में बाइंग और सेलिंग होता है, राइट।
रोज मार्केट प्राइस कैन चेंज, इट कैन फ्लक्चुएट। फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू कंपनी का सेम रहता है। और मार्केट प्राइस जो होता है ना, ये रोज चेंज हो सकता है। अगर सपोज इस कंपनी ने बोला कि हम लोग 100% डिविडेंड दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? प्लीज बताओ। 100% डिविडेंड दे रहे हैं मतलब, अगर सर आज मैं 2,000 रुपए का एक शेयर परचेज करूं, तो मेरे को 2,000 पे 100%, मैंने यानी कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। ये 100% जो होता है ना, ये परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू होता है। परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, इसका मीनिंग क्या मैं बता रहा हूं, सुनो। अगर मैंने एक शेयर परचेज किया, बोलो आज एक शेयर इस कंपनी का खरीदना है, कितने रुपए जेब से निकाल के देना पड़ेगा? 2,000 रुपए, क्योंकि मार्केट में वो प्राइस उसका चल रहा है। मैंने 2,000 रुपए दिया, तो 2,000 रुपए पे मेरे को शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 100% ऑफ 10 रुपीज, मतलब कितना? 10 रुपए मिल रहा है। अब ब्रो, ये बताओ, अगर 2,000 रुपए मैंने लगाए हैं और मेरे को 10 रुपए मिल रहा है, कैन यू यूज द कैलकुलेटर एंड टेल मी कितना परसेंट मिल रहा है? 10 रुपए मिला मेरे को 2,000 रुपए लगा के, मतलब कितना परसेंट हो गया ये? कैलकुलेटर यूज करो और बताओ। जूम वालों, आप लोग भी बताओ। कितना होगा? 2,000 रुपए का एक शेयर परचेस किया, उस पे 10 रुपए डिविडेंड मिला, मतलब इट इज व्हाट परसेंटेज? अरे यूज करो ना यार कैलकुलेटर। कितना मिल रहा है आपको? 10 डिवाइडेड बाय 2,000। 10 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, कितना हो रहा है? 0.5%। कितना हो रहा है? ओनली 0.5%। है ना? तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, अरे मेरे को 100% मिल रहा है। वो 100% शेयर के फेस वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे नहीं है। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूँ? एवरीवन प्लीज लिसन, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन अपना और जाएगा, सुनो अच्छे से। मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू और डिविडेंड कितना मिल रहा है, ये कैलकुलेशन आपको क्यों समझना है अच्छे से, आगे डिस्कशन वही चलने वाला है, बहुत केयरफुली सुनना। देखो, मार्केट प्राइस 2,000 है और 2,000 रुपए मैंने लगाया, इस पे मेरे को 10 रुपए डिविडेंड मिला। ये 10 रुपए डिविडेंड कैसे निकाला? 100% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपए हो गया, है ना? मेरे को है ना, ये परसेंटेज से बहुत मतलब है। 0.5%, ये 0.5% मतलब क्या बताए? इतना रिटर्न मेरे को मिलेगा डिविडेंड से। दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड यील्ड। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड यील्ड। बहुत अच्छे से सुनना, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। ये जो 0.5% निकाला ना, ये है डिविडेंड यील्ड। ठीक है? डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूँ, स्लोली जाएंगे हम लोग इस लेक्चर में, वही मेन चीज सीखना है। वो सीखा तो मतलब आज कुछ तो ढंग का सीखा, ऐसा होगा, राइट? बताओ, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? आपको जो डिविडेंड मिला पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, इसको आप किससे डिवाइड करोगे? इसको आप डिवाइड करो मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है? अभी मैंने कैसे सॉल्व किया आप खुद ही देखो। डिविडेंड पर शेयर कितना था मेरे को? हर शेयर के पीछे कितने रुपए का डिविडेंड मिला? कितना मिला? 100% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए। डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना था? 2,000। तो ये कितना हो गया? 10/2,000। ये कितना हो गया? 0.5%। ठीक है? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। डिविडेंड यील्ड ज्यादा है तो आपको फायदा होगा ज्यादा, या कम है तो फायदा ज्यादा होगा? डिविडेंड ज्यादा चाहिए कम चाहिए? एज एन इन्वेस्टर अगर आपको पैसे कमाना है, तो आपको डिविडेंड यील्ड देखना होगा। डिविडेंड यील्ड जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपका फायदा, क्योंकि आपने बहुत कम लगाया पैसा बट आपको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। समझ में आई क्या बात? ठीक है? कभी भी कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, कुछ भी मत पूछो कितने रुपए डिविडेंड दिया, क्या दिया। आपको ये पूछना है डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है। क्या बताया? फिर से बता रहा हूं, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, वो डिविडेंड कितने रुपए डिक्लेयर कर रही है उससे कुछ मतलब नहीं। अगर मैं बोलूं कोई कंपनी ने 100 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया, खुश हो गए नाराज हो गए? एक सिंपल क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, किसी कंपनी ने 100 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, ज्यादा है कम है? शेयर प्राइस कितना है सर वो बताओ। अगर शेयर का प्राइस 10,000 रुपए है, उस पर 100 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, मतलब चिल्लर है ना? ठीक है? तो अभी रिसेंटली ऐसे ही हुआ, एमआरएफ कंपनी शेयर का भाव बहुत ज्यादा है,
है ना, एमआरएफ कंपनी का शेयर का भाव कितना है। लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। ये देखो यहाँ पे से आपको दिखेगा, विल सर्च इट फ्रॉम हियर। तो एमआरएफ का डिविडेंड कितना मिला है मैं आपको वही बताऊंगा कहां से दिखता है। अच्छा वैसे कोई भी कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है आपको कहां से समझेगा पता है, स्क्रीनर पे जाओ, नाम सर्च करो। अभी जैसे कि मेरे को देखना है एमआरएफ ने कितना डिविडेंड दिया है ना। एमआरएफ का शेयर का भाव देखो कितना है, 1,37,430 ओनली। इतने रुपए अगर जेब पे है तो एक शेयर खरीद सकते हो एमआरएफ का, है ना। अब एमआरएफ ने डिविडेंड रिसेंटली कितना दिया बताए, लोग इस पे बहुत मीम्स बना रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करना है स्क्रीनर पे, सब लोग ध्यान से सुनना, कहां से चेक कर रहे हैं वो सीखना है आपको, इसी के लिए आपने पैसा दिया है, राइट। नीचे आना है, एकदम नीचे आना है, एकदम नीचे आना है। बैलेंस शीट जहां दिखेगा ना, बैलेंस शीट, इसमें राइट साइड पे कॉर्पोरेट एक्शंस लिखा है ना। जूम वालों जाग जाओ तुम लोग भी थोड़ा, ये कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करना है, इसमें डिविडेंड लिखा है, इस पे क्लिक करना है। कंपनी ने अभी तक कितने रुपए डिविडेंड दिया सब दिखेगा, आप लोग देखो। ये कंपनी ने रिसेंटली डिविडेंड दिया 3 रुपए का। कितना, 3 रुपए का। और मैंने पैसा कितना लगाया, ज्यादा नहीं, मैंने पैसा लगाया 1,37,000 समथिंग। इतने रुपए लगा के आपको 3 रुपए डिविडेंड मिल रहा है। कैन यू क्विकली कैलकुलेट द डिविडेंड यील्ड, निकालो चलो। 3 रुपए मिल रहा है, डिवाइड करो 1,37,000 से, इंटू करो 100, बहुत पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। नेग्लिजिबल, चिल्लर। 3 रुपए मिला या 30 रुपए मिला वो चेक नहीं करना है, ये चेक करो कितने रुपए मेरे को देना पड़ रहा है और मेरे को कितना मिल रहा है। क्या निकलेगा इससे, यील्ड निकलेगा, है ना। अब बताओ ये एमआरएफ का डिविडेंड यील्ड बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। तो एमआरएफ ने डिविडेंड दिया, तू ही रख ले भाई, इतना भी क्यों दे रहा है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, एज अ शेयर होल्डर आपको ये देखना है भाई डिविडेंड यील्ड ज्यादा कहां है, करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कुछ कंपनीज जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत सॉलिड है। वन ऑफ द कंपनीज जहां डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है, नेम ऑफ द कंपनीज आईटीसी, सच में बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। कैसे समझेंगे सच में अच्छा है नहीं है, देखो अभी कुछ नहीं करना है, फिर से स्क्रीनर का यूज बता रहा हूं आपको। कंपनी का नाम सर्च करो ऊपर सर्च टैब में, आईटीसी सर्च किया, आ गया आईटीसी पे। शेयर का प्राइस चेक करो, आईटीसी का एक शेयर कितने रुपए मिल रहा है, 434 रुपीज में मिल रहा है ना। नीचे स्क्रॉल करना है, कहां आना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां पे राइट साइड आपको मिलेगा कॉर्पोरेट एक्शंस, इस पे क्लिक करो। इस पे यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, हमें डिविडेंड जानना है कंपनी ने कितना दिया है, इस पे क्लिक करो। और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो। मैं 2024 का बताता हूँ, 2025 का नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, ओके। तो पिछले साल 2024 में इसने डिविडेंड कितना दिया, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते जाओ। 6.25 प्लस 7.5 कितना हो गया, 13.75। 13.75 रुपीज का डिविडेंड मिला। और आपने ये शेयर अगर परचेज किया है, मान लो ये शेयर आपने एक साल पहले खरीदा रहता था, अप्रोक्सीमेटली वही रेंज में चल रहा है ना, तो यही भाव ले लो। चलो बताओ, 434 रुपीज इन्वेस्ट करके अगर आपको 13.5 कितना 13.75 मिल रहा है, तो आपका डिविडेंड यील्ड कितना होगा, 3 पॉइंट। यहाँ पे वही लिखा है देख लो, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे रेडीमेड कैलकुलेट किया है स्क्रीनर पे। आपने जो कैलकुलेशन किया है ना, यहाँ पे रेडीमेड मिल रहा है। समझ में आई बात। 3.17% का मतलब क्या है, मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाया तो आपको 3 3.17 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड मिल रहा है, विच इज अ गुड नंबर। वाई इज इट अ गुड नंबर, क्योंकि एमआरएफ का देखा तो पॉइंट में आ रहा है, ये काफी ढंग का नंबर है, समझा। अब मैं ना आपको एक खास चीज बता रहा हूं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना बच्चों। ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं जो बहुत साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बोलूंगा आप शायद बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट इंस्टेंस में उनको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है 100% का। कैसे, कैसे सोचो, ऐसे कैसे हो सकता है सर कि 100% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। हाँ, जब लिया था प्राइस बहुत कम था और ओवर द इयर्स कंपनी इतना ग्रो की कि अब जो डिविडेंड दे रहे वो उसका शेयर का भाव चल रहा था उस टाइम पे। मैं जो बोल रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ रहा है क्या, आराम से इसको डाइजेस्ट करो, अच्छे से समझ के लो, एकदम आराम से, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही बताता हूँ, है ना। तो देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज एनएससी। एनएससी क्या है वैसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है ना।
मैं खुद का एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। आई एम एन इन्वेस्टर इन एनएससी। अभी तक लिस्ट नहीं हुई ये कंपनी, आप लोग नहीं खरीद सकते हो, मैंने अनलिस्टेड मार्केट में इसको खरीदा है। एंड आई एम एन इन्वेस्टर इन एनएससी लिमिटेड। कोविड से मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ, है ना, मतलब 4-5 साल हो गए मेरे को इन्वेस्ट करके, राइट। अब आपको इसकी खास चीज बता रहा हूँ। पिछले 4-5 साल में अप्रोक्सीमेट नंबर शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, राइट। बच्चों एनएससी लिमिटेड में, इफ यू कैन गिव मी सम टाइम, मैं आपको इसके एग्जैक्ट नंबर्स शेयर करके बता रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, तो एनएससी ने 2000, सॉरी, हाँ, 2019-20 में 8 रुपए का डिविडेंड दिया। 2020-21 में, सॉरी, 8+11, 8+11 कितना हो गया, 19 रुपए। 2020-21 कोविड वाले साल में 24 रुपीज का डिविडेंड दिया। 2021-22 में 42 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया। 2022-23 में 80 रुपीज का डिविडेंड दिया। एंड रिसेंटली 2023-24 में 90 रुपीज का डिविडेंड दिया। आपको से क्या समझ रहे हैं बताओ, क्या ट्रेंड आप ऑब्जर्व कर रहे हो बताओ। ये कंपनी का डिविडेंड का नंबर पर शेयर हर साल ग्रो कर रहा है ना। ऐसे कंपनीज ढूंढना है, ऐसे कंपनीज ढूंढो जो डिविडेंड दे तो रहे हैं, बट हर साल जो डिविडेंड दे रहे हैं वो पिछले साल से ज्यादा दे रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। बच्चों अभी, अभी इसका मार्केट प्राइस है ना, चल रहा है कुछ अराउंड 1700 रुपए। कितना चल रहा है, 1700, ठीक है। अच्छा, 2019-20 में इसका प्राइस चल रहा था 1000 रुपए। कितना चल रहा था, 1000 रुपए। पूरा सुनना अच्छे से। एक्चुअली क्या हो पता है, ये कंपनी ने रिसेंटली बोनस अनाउंस किया। बोनस या स्प्लिट, आई हैव टू चेक। बट अगर वो बोनस को मैं एडजस्ट करूं तो वो 5 टाइम्स होना चाहिए, तो इसका एक्चुअल प्राइस 1700 × 5 करोगे तो आपका कंपेरेबल प्राइस होगा। बताओ कितना हो गया, 1700 × 5, 8500, ठीक है। अच्छा, अब आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर 8500 का एक शेयर मिल रहा है एडजस्ट करके, है ना, वैसे तो 1700 का मिलेगा, बट एडजस्ट करके, मैं कंपैरिजन सेक के लिए बता रहा हूं, और इस पे आपको 90 रुपीज का अगर डिविडेंड मिलता है, कैन यू प्लीज टेल मी इसका डिविडेंड यील्ड कितना हुआ। 90 डिवाइडेड बाय 8500, 1.05, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें 1000 रुपए से बैठे हुए हैं। एक एग्जांपल देता हूं, राधा किशन दवानी जी, अभी हम लोग जिनका नाम ले रहे थे, इन्होंने एनएससी के शेयर्स परचेस किए 2019-20 में 1000 रुपए के भाव पे अनलिस्टेड मार्केट में, है ना। अब आप देखो डिविडेंड यील्ड आज जो पर्सन खरीद रहा है उसके लिए अलग होगा, और जिसने पहले से शेयर को खरीद के बैठा है उसके लिए अलग होगा। अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। अगर राधा किशन दवानी जी ने, मैं बोल रहा हूँ, 1000 रुपए में खरीदा है एक शेयर एनएससी का, और उनको आज 90 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है, तो आप राधा किशन दमानी जी के लिए डिविडेंड यील्ड निकालना जरा, कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाय 1000, कितना होगा, हाँ, 9%। अभी वाला इन्वेस्टर को कितना मिल रहा है, 1.05% अप्रोक्सीमेटली 1%, और राधा किशन दमानी जी को कितना मिला, 9%। इसका मतलब क्या है, राधा किशन दमानी जी को आज उनके इन्वेस्टमेंट पे 9% हर साल ऐसे ही बैठे बैठे मिल रहा है डिविडेंड यील्ड। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, बैंक में अगर आप एफडी करते हो आपको क्या रेट से मिलेगा, आपका पैसा क्या मिलेगा बताओ। बैंक में एफडी करने पे आपको मिलेगा 6 या 7%। एंड हियर इज राधाकृष्ण दमानी जी जो 9% डिविडेंड यील्ड कमा रहे हैं। अच्छा, खास चीज क्या है, ये भी चेक करो, शेयर का भाव 1000 से 8500 हो गया। शेयर का भाव तो बढ़ा, डिविडेंड यील्ड भी बढ़ रहा है। ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठना होता है और कुछ करना ही नहीं होता है। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो डिविडेंड की कमाई से ही उनका पूरा जो है लाइफ चल सकता है। there are many investors जो डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरीके से। आपको खास चीज बोलूं, अगर आपको ऐसा करना है, ऐसा पैसा कमाना है, तो आपको है ना दो चीजें करना है। एक, ऐसे कंपनीज ढूंढो जो रेगुलरली डिविडेंड दे रहे हैं, बट डिविडेंड का नंबर जो इस साल दिया है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। जो कंपनीज इस तरीके से डिविडेंड के नंबर को बढ़ा रहे, धीरे धीरे इसे बढ़ा रहे, अगर आपने बहुत पहले उसका शेयर परचेस किया तो आपको हर साल उस पे डिविडेंड यील्ड बढ़ के मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया उसमें।
आज मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको 20-20 25-25% डिविडेंड नहीं मिल रहा है। आपको समझ में आ रही है बात? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, ये डिविडेंड इतना कमाल का क्यों है। अभी मेरे घर में मेरे फादर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ही इज अ बिग फैन ऑफ रियल एस्टेट। उनको ऐसा लगता है सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा बन सकता है। तो उनकी और मेरी बहस हुई थी एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम कि डिविडेंड यील्ड का ये स्टोरी कितना सही काम कर सकता है। मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप सुनना, इसको बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मेरे फादर क्या बोलते बताए, एक काम करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग को रेंट पे दे देंगे, रेंट से कमाई होगी बैठे बैठे। मैं उनको बहस करके बोल रहा हूँ, अपने को बिल्डिंग बना के इतना एफर्ट लगा के किराएदार ढूंढना, वो अपने को हर साल किराया देगा, इतनी मगजमारी नहीं चाहिए यार। उससे अच्छा एक अच्छी कंपनी पकड़ो, डिविडेंड जिसमें ग्रो हो रहा है, वो कंपनी के शेयर्स परचेस कर लो। बच्चों फायदा ही फायदा है। क्या फायदा आपको लग रहा है, ये दोनों में कंपैरिजन करके बताओ ना। अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा और किराए पे दूंगा, किराएदार को बार बार हर महीने बोलना पड़ेगा भाई रेंट का पैसा निकल। और कभी कभी अगर कोविड जैसा फेस चल रहा है तो रोएगा किराए देने से, है ना। बट ऐसे कंपनीज जो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, आपको कंपनीज को जाके बोलना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली डिविडेंड आपके अकाउंट में आ रहा है। सेकेंडली, यहाँ पे जो कंपनीज ग्रो होते हैं बहुत अच्छे से, शेयर का भाव भी बढ़ेगा, डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। और एक चीज आपको खास चीज बताओ, आप कोई भी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करता है उसको पूछना, किराया कितने रेट से बढ़ता है, बहुत स्लो स्लो बढ़ता है यार। अगर मान लो कि मेरे बिल्डिंग से मेरे को पिछले पिछले साल 15,000 हर महीने का किराया आ रहा था, इस साल मैं ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ यार, है ना। तो यहाँ पे किराया बढ़ता है हर साल, बट बहुत स्लोली बढ़ता है। ऐसे कंपनीज में आप देखो कितने स्पीड से डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है। आप देख लो 19 रुपए का और 90 रुपए का, ये कितने टाइम्स बढ़ गया। बट द पॉइंट इज, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको नहीं मिलेंगे, आपको बहुत कम कंपनीज मिलेंगे। द ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई दोस कंपनीज जहां पे इस तरीके से डिविडेंड कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात, सर हमें कैसे समझेगा ऐसे कंपनीज आइडेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसमें दो तीन तरीके बच्चों। इसमें से एक तरीका तो मैंने बताया, स्क्रीनर पे जाके चेक करो। कहां जाके चेक करोगे? हाँ, स्क्रीनर पे नाम सर्च करो और वहां कहां जाओगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कॉर्पोरेट एक्शंस, उसको क्लिक करना है। जो भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है पूरा, अभी तक का हिस्ट्री पूरा आ जाएगा, वो कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है ना। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है और देखना है कि डिविडेंड जो हर साल दे रहे हैं वो ग्रो हो रहा है क्या। इफ दैट इज ट्रू और कंपनी अच्छी है, ढंग की है, तो आप बहुत अच्छा इस तरीके से डिविडेंड यील्ड कमा सकते हो और आपका एफडी से भी ज्यादा रिटर्न होगा और आप आराम से कमाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं यार। इनफैक्ट ये ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये आपका एक ऐसा बच्चा है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, है ना। तो बहुत लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटायर होने के बाद हो सकता है कि बच्चे आपको ना संभाले, बट ये वो बच्चा है जो आपको जरूर संभालेगा। क्यों? क्योंकि ये हर साल आपको डिविडेंड दे रहा है, राइट। सो बहुत लोग फैन होते हैं डिविडेंड वाले स्टॉक्स के, आई एम ऑल्सो बिग फैन, क्योंकि मैं एनएससी का शेयर मैंने इसी चक्कर में लिया था, यही मेरा थीसिस था। ये कंपनी हर साल डिविडेंड इंक्रीज कर रही है, पैसा तो बना, डिविडेंड यील्ड जो है वो, उसमें तो और मजा आएगा लोगों को, राइट, क्योंकि हर साल डिविडेंड बढ़ रहा है। अच्छा, अनदर रीजन एनएससी इतना डिविडेंड क्यों दे रही है, किसी को पता है? क्योंकि एनएससी को अपना बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसा लगता ही नहीं है। एनएससी इज अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस जो होता है ना, वो बहुत सिंपल है बिजनेस। कंपनीज आती है, लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज की कमाई बढ़ती है। तो स्टॉक एक्सचेंज को एक्स्ट्रा कमाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है, तो उनका बहुत पैसा बच रहा है और हर साल वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। और पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो डिविडेंड बांट रहे हैं। तो ऐसे कंपनी में बहुत पैसा बनता है ना। अनदर कंपनी इज कोल इंडिया। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, कोल इंडिया नाम लिख लो और आपको सिर्फ ये बताना है मेरे को, कल बताओ मेरे को कि कंपनी ने पिछले 4-5 साल में डिविडेंड कितना दिया और कितना इंक्रीज हो रहा है, वो भी बताना है। इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी बताना है आपको, राइट। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सर हमें कैसे समझेगा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है ना। आपको कैसे समझेगा कि सर, जैसे आपने बोला एनएससी, आपने बोला आईटीसी, आपने बोला कोल इंडिया, हमें कैसे आइडेंटिफाई करने आएंगे कि कौन सी नई कंपनी डिविडेंड दे रही है? वेरी सिंपल, स्क्रीनर पे जाओ अगेन, दो तरीके बताऊंगा आपको। स्क्रीनर पे जाना है। बहुत लोगों को लगता है कि स्क्रीनर पे हम लोग सिर्फ कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं, रॉन्ग। स्क्रीनर पे आप रैंडम वर्ड्स सर्च कर सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है स्क्रीनर का, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या फिर कुछ भी अलग कर रही है,
है ना, बोनस दे रही है, कुछ भी कर रही है, तो कंपनी सबसे पहले इन्फॉर्म किसको करती है, कोई गेस करेगा? अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया, सपोज आईटीसी ने डिविडेंड दिया, तो आईटीसी किसको बोलेगी डिविडेंड दिया हमने? आईटीसी बोलेगी स्टॉक एक्सचेंज को। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये देखो, अगर आईटीसी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आईटीसी सबसे पहले जाके इन्फॉर्म किसको करेगी? स्टॉक एक्सचेंज को। स्क्रीनर क्या करता है पता है? जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया आईटीसी ने, वो स्टॉक एक्सचेंज का नोटिफिकेशन स्क्रीनर पे आएगा। आई विल एक्सप्लेन, आराम आराम से पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड बताऊंगा। आपको क्या करना है? स्क्रीनर पे जाना है। स्क्रीनर पे जाके, अच्छा होगा तो आप लॉग इन कर लो उसमें, है ना, तो आपके गूगल अकाउंट से आप आराम से उसको सिंक करके लॉग इन कर सकते हो। अभी मैंने लॉग इन किया है। अभी लॉग इन करने पे आईटीसी को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, है ना, यहाँ पे फॉलो का बटन दिख रहा है, राइट? अगर आप ये क्लिक करोगे तो मतलब अब ये कंपनी के जो भी नोटिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज को जा रहे हैं, वो आपको स्क्रीनर बताते जाएगा। कैसे बताएगा? नीचे स्क्रॉल करना है, एकदम नीचे, एकदम लास्ट में आना है, ये बैलेंस शीट कैश फ्लो सबके नीचे यहां दिख रहा हो आप, अनाउंसमेंट्स दिख रहा है। ये अनाउंसमेंट्स क्या पता है? ये अनाउंसमेंट्स वो सारे अनाउंसमेंट्स है जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को भेजा है। और उस स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बार बार मेरे को देखना नहीं है, स्क्रीनर ही मेरे को बता देगा कि ये चीज इन्होंने अभी स्टॉक एक्सचेंज को बताई है। कंपनी का रिजल्ट हो गया, बोनस हो गया, डिविडेंड हो गया, हर एक चीज आपको बार बार स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके आईटी से सर्च नहीं करना है। आपको आईटीसी के जितने भी नोटिफिकेशन है कौन बताएगा? स्क्रीनर। क्यों? क्योंकि आपने वो कंपनी को फॉलो किया है। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरा फीड किस तरीके से दिखता है, देखो, मैं गया फीड पे, ऊपर दिख रहा है फीड। फीड में ये देख लो, ये जितने भी कंपनीज है, ताराचंद हो गया, यूनी हेल्थ, ये सारे कंपनीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज को बताया ये सब मेरे को फीड में दिख रहा है। अगर आप आईटीसी को फॉलो करोगे तो आईटीसी के जितने भी नोटिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज को गए वो आपको कौन बताएगा? स्क्रीनर। तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि कंपनी बोनस दे रही है या डिविडेंड दे रही है, और फिर आप एक एक्शन ले सकते हो, मेरे को डिविडेंड खरीदना चाहिए, डिविडेंड के चक्कर में स्टॉक को खरीदना चाहिए। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? स्क्रीनर पे जाओ, वहां लॉग इन करो, जो कंपनी आपको फॉलो करना है वहां पे जाके आप फॉलो करो, तो आपको पूरे उसका एनालिसिस मिलेगा, राइट? अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताऊंगा, सुनो। स्क्रीनर में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपको स्क्रीनर वही कंपनीज के बारे में नोटिफिकेशन देगा जिसको आपने फॉलो किया। अभी एग्जांपल के तौर पे आपने आज लॉग इन कर लिया, आपने आईटीसी को फॉलो किया, आपको सिर्फ आईटीसी का ही नोटिफिकेशन आएगा। आपको ये कैसे समझेगा कि कौन सी और कंपनी ने कहीं डिविडेंड अनाउंस किया? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया। ये चीज मेरे को पता है। कैसे पता चली? मैं तो फॉलो भी नहीं करता हूं बजाज फाइनेंस को। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। बच्चों, क्या होता है पता है? एक रेगुलेशन 30 नाम का एक न्यूज लेटर है, मैं आपको शेयर करूंगा, आराम से सुनो। रेगुलेशन 30 क्या करता है? रेगुलेशन 30 का मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदा है। वो सब्सक्रिप्शन खरीदने पे रेगुलेशन 30 का रोज मेरे को मेल आता है। वो मेल में जो जो कंपनीज रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस कर रही है उसका लिस्ट दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे दिखता है, देख लो। ये मेरा मेल आईडी है, और यहाँ पे मैंने रेगुलेशन 30 का मेल डाउनलोड किया, ठीक है? ये डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, बराबर। ये देख लो, ऊपर डेट लिखा है, क्या तारीख लिखी है? 3 मई, है ना, आज से 2 दिन पहले का ये नोटिफिकेशन, राइट? क्योंकि कल तो स्टॉक मार्केट बंद था, कल और परसों भी बंद था, राइट? तो सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद होता है, वीकेंड्स पे बंद होता है, राइट? तो 3 मई को जब मैंने ये डाउनलोड किया, तो है ना, ये क्या दिखा रहा है पता है? जितने भी कंपनीज हैं इंडिया में, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंज को इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कुछ भेजा है, वो सारी चीजों को एक कंपाइल कर रहा है। समझो इस चीज को, स्क्रीनर पे आपको क्या दिखेगा? वही कंपनीज जो आपने फॉलो किया है। रेगुलेशन 30 आपको कंपाइलेशन बना के दिखा रहा है कि ये कंपनीज ने कहीं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाया है, कुछ अच्छा उन्होंने क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया है, कहीं कुछ और कोई कंपनी को खरीदा है, ये सब एक जगह मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको स्क्रॉल किया। बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊं, एज एन इन्वेस्टर मेरी आदत है, मैं रोज डेली ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ता हूँ। इससे मेरे को बहुत सारी कंपनीज के आइडियाज आते हैं कि यार ये कंपनी में कुछ नया हो रहा है। और देखो नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने पे एकदम एंड में यहाँ पे ये देख लो, अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस, है ना, बजाज फाइनेंस लिखा है यहाँ पे। और यहाँ क्या लिखा है देख लो, स्पेशल डिविडेंड लिखा है। कितना रुपए लिखा है? 12 रुपए, है ना। और यहाँ लिखा है एक्स डेट 9 मई 2025। इससे मेरे को समझ में आ गया बजाज फाइनेंस डिविडेंड देने वाली है।
अंडरस्टूड? तो कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, आपको पहले से कैसे समझेगा? ये न्यूज लेटर से। इसको खरीदना पड़ता है, बट बहुत सस्ता है। जितना आपको इसका फायदा मिलेगा, उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट बहुत कम है। रेगुलेशन 30 नाम है। मैं अलग से आपको ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। बट एक चीज बताता हूँ, इससे कमाल की चीज है नहीं बच्चों। स्क्रीनर पे आपको मिलेगा, बट वही कंपनी मिलेगा जिसको फॉलो कर रहे हो। और आपको रैंडम कोई कंपनी डिस्कवर करना है जो कुछ डिविडेंड दे रही है, कुछ अच्छा कर रही है, ये रेगुलेशन 30 आपको बता देगा। इसमें एक चीज और, ये क्या है कोई बताएगा? ये 9 मई 2025 को ये एक्स डेट बोल रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स डेट? चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सी लिसन केयरफुली। ये एक्स डेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखो क्या होता है। डिविडेंड अगर आपको कोई कंपनी का चाहिए, तो आपको है ना, एक डेट होती है जिसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। रिकॉर्ड डेट के पहले आपको वो शेयर परचेज करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अभी सपोज से बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस का कितना डिविडेंड मिल रहा है? 12 रुपए। 12 रुपए पर शेयर आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, है ना? अच्छा, कैन यू क्विकली कैलकुलेट डिविडेंड यील्ड फॉर बजाज फाइनेंस? इसका शेयर का प्राइस बताता हूं, रुको। तो यहां गए, बजाज फाइनेंस, काफी महंगा शेयर है वैसे, 9,000 रुपए का शेयर है। कैलकुलेट कर लो एक बार का, चलो। आपको मिल रहे 12 रुपए, आपने लगाए 9,000 रुपए, कितना आ रहा है? 0.13। ओके, अच्छा। अब खास चीज क्या सुनो, सी, आपको 9,000 रुपए लगा के इतने रुपए मिल रहे हैं। इतना आपका डिविडेंड यील्ड हो गया, बहुत ज्यादा नहीं है। बट इफ यू आर वेरी एक्साइटेड और आप बोल रहे नहीं सर मेरे को डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? शेयर खरीदना पड़ेगा। कितने दिन पहले? बताओ, डिविडेंड चाहिए तो शेयर खरीदना पड़ता है कितने दिन पहले? कितने दिन पहले बताओ? बहुत सिंपल है, आपको बहुत दिन पहले खरीदना नहीं पड़ता है। अगर कंपनी ने अनाउंस किया, कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद भी खरीदोगे, मिल जाएगा डिविडेंड। 12 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बट एक यहाँ पे बहुत सही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। बच्चों, बैठे बैठे आपकी डिविडेंड से कमाई हो सकती है। आपको छोटे पॉइंट का ख्याल रखना है, दैट्स इट। आप भी कमा सकते हो डिविडेंड से, अभी भी कमा सकते हो। डीमैट अकाउंट बना के बजाज फाइनेंस से आपको मिल जाएगा 12 रुपए हर शेयर के पीछे। क्या करना है मैं बता रहा हूँ, सुनो। सी, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे लिखा है क्लियरली इसका एक्स डेट। अगर आपने देखा है यहाँ पे अच्छे से, तो यहाँ पे एक्स डेट लिखा है। क्या लिखा है? एक्स डेट 9 मई 2025। ठीक है, अभी ये चीज समझो। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट क्या होता है मैं बता रहा हूं, सुनो। ये देखो, सपोज इमेजिन करो कि 8 मई 2025 इज रिकॉर्ड डेट। ये कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया, उसको ये समझेगा कि कब खरीदना चाहिए शेयर को, है ना? रिकॉर्ड डेट क्या होती है? कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तब कंपनी बोलती है देखो ये रिकॉर्ड डेट है। मतलब क्या? मतलब 8 तारीख को जो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड देंगे। खत्म। 8 तारीख को कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है शेयर होल्डर्स का, जो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है। अगर आपका नाम उस दिन 8 तारीख को, रिकॉर्ड डेट के दिन, कंपनी के रजिस्टर में आ गया एज ए शेयर होल्डर, आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं होता है कि आप साल भर पहले से शेयर को खरीद के लेके बैठे हो। आप रिकॉर्ड डेट के दिन, अगर मतलब उसके 2 दिन पहले भी अगर आपने शेयर खरीद लिया और अगर रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम आ गया, आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब ये तो सही है ना यार। 2 दिन, 9,000 रुपए लगाया और आपको डिविडेंड मिल जाएगा। यू आर एलिजिबल टू डू दैट। बहुत ईजी है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं बच्चों। रिकॉर्ड डेट क्या है? 8 मई। मतलब 8 मई को आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या इसके पहले खरीदना चाहिए? मैं बताता हूँ। रिकॉर्ड डेट में आपका नाम, रिकॉर्ड डेट में कंपनी रजिस्टर बनाती है। रिकॉर्ड डेट मतलब क्या? 8 तारीख को कंपनी रजिस्टर चेक करेगी कि रजिस्टर में किसका नाम है। आपको रजिस्टर में नाम लाना है 8 तारीख को, तो 8 तारीख को नहीं खरीदना है, उसके एक दिन पहले खरीदना है। मतलब कब? 7 तारीख को। ऐसा क्यों सर, हम सेम डे क्यों नहीं खरीद सकते? बताओ इसका आंसर, एनीवन? अगर 8 तारीख को कंपनी रिकॉर्ड डेट रख रही है और 8 तारीख को कंपनी का रजिस्टर अपडेट हो रहा है, मैं 8 तारीख को ही खरीद के क्यों एलिजिबल नहीं हो सकता हूं? उसका रीजन ये है
कि शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो, तो शेयर खरीदने के बाद में आपको शेयर का डिलीवरी मिलता है 1 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 1 दिन के बाद। मतलब क्या है, 7 तारीख को अगर आपने ऑर्डर प्लेस करके वो शेयर को खरीदा, तो शेयर आपको 7 तारीख के दिन क्रेडिट नहीं होगा आपके डीमैट अकाउंट में, वो क्रेडिट होगा 8 तारीख को। रूल इज T+1। क्या बोलते हैं इसको? T+1। टी मतलब ट्रांजैक्शन। जिस दिन ट्रांजैक्शन किया, +1 मतलब 1 दिन के बाद वो शेयर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को पता चल गया कि इसके रिकॉर्ड डेट है 8 तारीख, तो मेरे को 8 तारीख को जाके खरीदना नहीं है। मेरे को कब खरीदना है? 8 तारीख के 1 दिन पहले। मतलब मैं कब खरीदूंगा? 7 तारीख को। तो 7 तारीख को खरीदने पे ऑटोमेटिकली 8 तारीख को मेरे को शेयर्स मिल जाएंगे और मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा और मेरे को डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ये चेक नहीं करती कि ये बंदे ने 2 दिन पहले खरीदा है, 4 दिन पहले खरीदा है, या 10 साल से खरीद के रखा है। मैटर नहीं करता है। कंपनी के रिकॉर्ड डेट के दिन मेरा नाम आया है क्या, हाँ, तो मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा। आपको ये बात समझ में आई क्या? है ना? और ये बताओ, रिकॉर्ड डेट मेरे को कैसे समझेगा? मेरे को कैसे समझ में आएगा कि कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है और इसका रिकॉर्ड डेट ये है? वही तो पता है, ये चेक करना है आपको। ये देखो, यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है। बजाज फाइनेंस डिविडेंड कितना दे रही है? 12 रुपए। और आगे क्या लिखा है? एक्स डेट लिखा है, रिकॉर्ड डेट नहीं लिखा है, एक्स डेट लिखा है। अब ये एक्स डेट क्या होता है? बहुत अच्छे से सुनना, सुनो बच्चों। रिकॉर्ड डेट के बाद में अब आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिकॉर्ड डेट के बाद में अगर आपने खरीदा है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, है ना? तो डिविडेंड नहीं मिलेगा मतलब अब ये हो गया एक्स डिविडेंड। क्या हो गया? एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड मतलब अब ये शेयर जो है ना, खरीदने पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। एक्स डिविडेंड मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, है ना? तो एक्स डिविडेंड कब हो रहा है? 9 तारीख को। समझ में आया क्या? इसके रिकॉर्ड डेट क्या है? 8 तारीख। और 9 तारीख से क्या हो गया? एक्स डिविडेंड हो गया। मतलब अब से डिविडेंड खरीदने में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अच्छा, 8 तारीख रिकॉर्ड डेट मतलब 8 तारीख को खरीदना चाहिए, 1 दिन पहले खरीदना चाहिए? 1 दिन पहले। अच्छा, 1 दिन पहले तक क्या है पता है? अनाउंसमेंट जब कंपनी ने किया तब से लेकर 7 तारीख तक इट इज कॉल्ड एज कम डिविडेंड। कम डिविडेंड मतलब इसमें डिविडेंड मिलेगा, इसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है। समझी बात? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिकॉर्ड डेट, उसके पहले कम डिविडेंड, उसके बाद एक्स डिविडेंड। डिविडेंड चाहिए तो रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम चाहिए, और रिकॉर्ड डेट के दिन नाम चाहिए तो रिकॉर्ड डेट के दिन खरीदना नहीं है, उसके 1 दिन पहले खरीदना है। तो उसके 1 दिन पहले खरीदने पे आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? अच्छा प्लीज बताओ, तो ये बहुत सही तरीका है या नहीं है पैसे कमाने का? कैसे बताओ? अब इसका शेयर आप खरीदोगे कितने रुपए में मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपए मिलेगा, है ना? 9,000 रुपए लगाए और 2-3 दिन के बाद बेच दोगे तो भी चलेगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम आ गया, सर क्या मैं रिकॉर्ड डेट के अगले दिन बेच के डिविडेंड के लिए एलिजिबल हूं? हाँ, आपको तो भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम आ गया तो कंपनी वो सारे लोगों को डिविडेंड भेजना चालू कर रही है। समझ में आया क्या? बट वो डिविडेंड एकदम से नहीं मिलेगा, उसको टाइम लगता है, 30 डेज लगते हैं डिविडेंड कंपनी देती है तब। बट आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपने खरीदा 2-3 दिन में आपको डिविडेंड मिल गया, बेच के खुले भी हो गए। बट देर इज अ प्रॉब्लम हियर। जब भी कंपनी एक्स डिविडेंड होगी, तो जनरली जितना डिविडेंड कंपनी ने दिया है उतना अमाउंट एडजस्ट होता है। मतलब क्या बताता हूं, सुनो। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने 7 तारीख को खरीदा, सपोज 9,000 रुपए में, है ना? रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम आ गया। अब रिकॉर्ड डेट के बाद अब ये हो गया एक्स डिविडेंड। एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या पता है? जो शेयर का भाव है ना, उसमें डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट हो जाता है, कम हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। बताओ, अब 9,000 माइनस 12 रुपए करो। 9,000 माइनस 12, अरे कितना होगा? 808988, है ना? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, इसमें कुछ सेंस बन रहा है क्या? आपने कितने में खरीदा? 9,000 में। और अब क्या सोच रहे हो, सर 2 दिन रखेंगे डिविडेंड मिल जाएगा बेच देंगे। प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आप खुद ही बोलो। आपने खरीदा 9,000 में, 2 दिन रखा, और जब वो एक्स डिविडेंड हो गया उस दिन देख रहे हो 12 रुपए से भाव कम हो गया। अगर 12 रुपए से भाव कम हो गया उस दिन बेचोगे तो आपका 12 रुपए का नुकसान, और 12 रुपए का डिविडेंड से फायदा। बट प्रॉब्लम क्या पता है? जब 12 रुपए डिविडेंड का मिला ना, उसमें निर्मला ताई आके टैक्स मांगेगी, टैक्स देना पड़ता है ना? तो आपको नेट नेट जा रहा है पैसा और आ कम रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बार काम नहीं करती है।
बट डिविडेंड में कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी? डिविडेंड यील्ड वाली, जो मैंने एनएससी का एग्जांपल देके समझाया, ऐसे कंपनीज जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड का नंबर बढ़ा रहे, वहां आपकी कमी हो सकती है। ये शॉर्टकट ट्रिक वर्क नहीं करता है। अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसा कि शेयर का भाव 12 रुपए से एडजस्ट हो सकता है कि 9,000 ही है, हो सकता है पॉसिबल। इन दैट केस आपका पैसा बन सकता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि रोज शेयर का भाव क्या है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बच्चों। आपको ये बात समझ में आई क्या? है ना? तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले खरीद के देख सकते हो, और ये भी कंफर्म कर सकते हो कि आपको डिविडेंड मिल रहा है क्या। गेटिंग दिस? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, खुद से कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है? रेगुलेशन 30। रेगुलेशन 30 में रोज आता है, रोज कौन सी कंपनी बायबैक कर रही है, कौन सी कंपनी राइट्स अनाउंस कर रही है, कौन सी बोनस दे रही है, कौन सी स्प्लिट कर रही है, कौन सी डिविडेंड दे रही है, कौन सी स्पेशल डिविडेंड दे रही है। एक ही पॉइंट है, पढ़ना पड़ेगा रोज। है ना? रोज आपको चेक करते रहना पड़ेगा। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप एक दो दिन पहले खरीद के भी आपको डिविडेंड मिल सकता है। इज इट इजी? बोलो। मेरे को लगता है आज का सेशन बहुत लंबा हो गया। विल स्टॉप हियर, एक दो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। हम लोग कल थोड़ा और टाइम पे स्टार्ट करके हम लोग फिर वो कॉन्सेप्ट्स को खत्म करेंगे, राइट? तो एक कॉन्सेप्ट आज बचा है, फेस वैल्यू और स्प्लिट, कल बताऊंगा आराम से। विल स्टॉप।